कोई भी प्राणी लगभग आप देखेंगे, पशु पक्षी रात का खाना सनसेट के बाद नहीं, हम ज्यादातर नहीं देखते हैं, ऑप्शनल कहीं देख लिया अलग बात है। तो प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार वो रहते हैं। हमारे पास बुद्धि ज्यादा है लेकिन उल्लंघन भी हम ज्यादा कर रहे हैं। और वही सेमिनार शिविर कर रहा है कि कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, इस विषय में चर्चाएं कर रहे हैं हम, जबकि पशुओं को ऐसी शिविरें करनी नहीं पड़ रही है। ये मानवता की लाचारी भी है कि इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। आज शिविर का तीसरा दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित किया है। ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ अनुभव भी करते जा रहे हैं। और इस विशेष भोजन की प्रयोगशाला में एक अजब शांति और अजब सुकून का अनुभव भी कर रहे हैं। तो सबको बधाई हो, सबको मंगल कामना कि आप आगे के जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर बढ़ते रहें। कहते हैं कि वो जीना ही क्या जिसमें सुकून न हो, वो जीना ही क्या जिसमें सुकून न हो, वो जीना ही क्या जिसमें जुनून न हो। तो हमारे जीवन में सुकून भी आ रहा है और जुनून भी आ रहा है। ये स्वास्थ्य का सुंदर ज्ञान जो हमें शारीरिक यात्रा से शुरू करके आत्मिक यात्रा की तरफ अग्रसर करता जा रहा है। आरोग्य से, आहार से आरोग्य तो हम प्राप्त कर ही रहे हैं कि आहार ही मूलभूत मंत्र है आरोग्य प्राप्त करने का। लेकिन इस भगवान के धाम में, इस प्रांगण में हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण, आत्मशुद्धि की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से आत्मशुद्धिकरण के अलग अलग आयाम, मन का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण और अंत में आत्मशुद्धिकरण की इस यात्रा में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय में छोटे छोटे कुछ उपाय, इनकी चाबियां, वो भी हम प्राप्त कर रहे हैं। बहुत कुछ मिला होगा, थोड़े बहुत बदलाव भी आ रहे होंगे, कुछ अच्छे, कुछ डिस्कम्फर्ट देने वाले बदलाव भी शायद हम साथ साथ में फील कर रहे होंगे। लेकिन जरा भी मूंझने की या परिस्थिति कोई हमारे साथ अच्छी ही आने वाली है, इसलिए स्टेबल होकर शारीरिक और एवं मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हुए इस प्रयोग में हम आगे बढ़ रहे हैं और सच्चे अर्थ में योगी तू प्रयोगी आत्मा बन रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में एक शब्द कहा कि कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। कई बार हम ज्ञान भी सुनते हैं तो ज्ञान का अर्थ भी उल्टा निकाल लेते हैं। खाने से खुशी मिलती है तो हम समझते हैं कि भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं चली जानी चाहिए। खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे ड्रामा का ज्ञान बाबा देते हैं, तो ड्रामा का ज्ञान भी हम कई बार गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अपनी भूल है तो ड्रामा कह देते हैं, दूसरों की भूल है तो उनको सुधारने का लिए टोकते हैं, रोकते हैं। तो सभी चीज़ों की दोनों साइड्स होती है पैरेलल। ऐसे न्यू डाइट सिस्टम का भी जो भी ज्ञान है कि संपूर्ण रीति से प्राकृतिक अपक्व आहार की तरफ हम जाते हैं तो बहुत कुछ प्राप्तियां अपने मार्ग में अनुभव होना शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार हम इसी चीज को भी हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव बदलाव आने के बाद हम कहते हैं कि भाई कच्चा खाने की ज़रूरत नहीं है, डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहने की ज़रूरत है। इस हिसाब से हम इस विषय को भी कम महत्व देने शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सभी आत्माएं जो कुछ जीवन में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करके आई हुई हो, तो एक एक दिया
जल रहा है, जलता ही रहेगा, और अपने आसपास वालों को, अपने परिवार वालों के जीवन में भी खुशियां बिखेरने वाले सभी लोग बैठे हैं। और आज शुद्धिकरण की यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए नॉलेज का पार्ट हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा विषय पहले दिन से ही शुद्धिकरण चल रहा है, और इसमें विशेष करके जो मेन सब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो संजीवनी क्रिया। पहली बार ऐसी शिविर हुई जिसमें संजीवनी क्रिया के ऊपर लगातार तीसरे दिन बोलना हुआ, और मैं ये साहस इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी 2 शिविर यहाँ हो चुकी है, काफ़ी सारे सब्जेक्टों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट क्यों ना हुआ जाए कि सभी प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएं। तो कल हमने जाना था कि संजीवनी क्रिया, एनिमा क्रिया, बस्ती क्रिया, अलग अलग नाम से जो हमने जाना, शुरुआत में यौगिक क्रियाओं में मूलबंध और नौली प्रक्रिया के द्वारा एनिमा प्रयोग पुराने लोग जो योग में मास्टर थे वो करते थे, ये सब बातें कल हमने सुनी। साथ साथ में एनिमा लेने में, संजीवनी क्रिया करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो सावधानियां भी हमने सुन ली। तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद हमेशा कहता आया है कि सर्व रोगानुमूलः कुपितमलः, सर्व रोगों का मूल जो है वो शरीर में जमा हुआ संचित मल है। और वो मल हम समझ बैठे कि स्थूल मल, कचरा जो बड़ी आंत में अटकता है, लेकिन मल का अर्थ बेहद में है। हमारे मन में टॉक्सिक विचार हैं, वो भी वैचारिक मल है। हमारे कोशों में, सेल्स में जो भी छुपा हुआ है बहुत गहराइयों में, वो भी सूक्ष्म मल है। तो सर्व रोग का मूल, सर्व रोगानुमूलः कुपित मल। तो इस मल को जब हटाएंगे, शरीर से दूर करेंगे, मन से दूर करेंगे, आत्मा और बुद्धि से दूर करेंगे, और बुद्धि की शुद्धि और शरीर की शुद्धि होने के बाद हम निरोगी स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उस मल को निकालने की सर्वप्रथम शुरुआत ही हम कहाँ से करते हैं? आरंभ ही एनिमा है। न्यू डाइट सिस्टम, प्राकृतिक जीवन शैली का आरंभ ही एनिमा से किया जाता है। तो प्रथम प्रक्रिया, आज से एनिमा, कल से कच्चा खाना, ऐसा स्लोगन सबको सिखाया जाता है कि अगर आपको न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है तो हमेशा शुरुआत आज से करनी है, तो एनिमा से करो। टमाटर, ककड़ी और गाजर बीट का सलाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज से आपको एनिमा करना पड़ेगा। कल से कच्चे खाने के बारे में सोचो। फिर भी चलो कोई मानते नहीं है, तो एनिमा का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है कि एनिमा के बदले ये कर लिया तो चलेगा न्यू डाइट सिस्टम में। लेकिन काम चलाऊ हर चीज होती है। ग्रीन जूस लंबे समय तक पीते पीते, 14 प्रकार के डिटॉक्स जूस पीते पीते भी, लंबी यात्रा करके भी स्वस्थ तो हुआ जा सकता है। लेकिन इंस्टेंट पहले दिन से आपको कुछ ना कुछ प्राप्तियां करना शुरू कर देनी है। तो आज से एनिमा, कल से कच्चा। अलग अलग पथी थेरेपियों में रोगों का मूल कारण अलग अलग बताया गया है। जैसे कि एलोपैथी में रोगों का कारण क्या बताया गया है, जो एलोपैथी में विशेषज्ञ है उनको पता है। हमारे पोरबंदर में एमडी डॉक्टर और हमारे बीवी चौहान सर, दोनों को मैंने एक ही फंक्शन में इनवाइट किया और दोनों आसपास में बैठे थे। मैंने दोनों को माइक दिया कि आप अपने विचार व्यक्त करें। तो एमडी डॉक्टर को पहले मौका दिया। एमडी डॉक्टर ने कहा कि आजकल जितने भी रोग बढ़ते जा रहे हैं उनका मूलभूत कारण जो है वो बैक्टीरिया है। मलेरिया भी होता है, बैक्टीरिया से होता है। वायरल इन्फेक्शन जो भी लगता है तो अलग अलग प्रकार के, और आजकल जो कोरोना भी चल रहा है वो भी, उनका भी मूल कारण क्या है? बैक्टीरिया। तो पूरा मेडिकल साइंस हमेशा रोगों के पीछे उनका कारण क्या मानता आया? बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे शरीर में हलचल करते हैं और हमें रोगों से ग्रसित करते हैं। अब बारी आई चौहान सर की। आप बताइए रोगों का मूल कारण क्या है?
तो उन्होंने गाने से शुरुआत की, और पुराना पिक्चर का गाना आप सभी ने भी सुना होगा कि 100 साल पहले, कौन सा गाना भंडारी जी? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये गाना बैक्टीरिया हमको बोलता है। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो हमें कह रहे हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। कल भी जीवाणु थे, आज भी हैं, और हमारे प्रति उनका प्यार है? मतलब पूरी बात को काटा कि भाई बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है, बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु हमारे मित्र हैं, उनको तो हमसे बहुत प्यार है। डॉक्टर साहब को क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो रोगों का मूल कारण है, और आप कहते हैं कि ये हमारे तो बहुत प्रेमी है बैक्टीरिया। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि जब भी आप रास्ते पे चले जा रहे हैं, एक छोटे से जानवर की मौत हुई पड़ी है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है, तब क्या होता है? बदबू आएगी, कीड़े पड़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब। क्या पड़ते हैं? कीड़े कहाँ से भी जन्म ले लेते हैं, प्रकृति भेज देती है कीड़ों को। अब वो कीड़ा अगर नगर पालिका उठाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन कीड़ा धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन में वो डेड बॉडी को साफ कर देगा, वहां से गंदगी हटा देगा। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, ये मंत्र है। मतलब उन्होंने साबित किया कि जो भी कीड़े हैं, जो वायरस है वो कीड़े हैं, वो प्रकृति के सफाई कर्मचारी है। क्या है? सफाई कर्मचारी है। वो आपकी शरीर की गंदगी की जो है वो खाने के लिए आते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं, आप उनको नहीं निकाल रहे हैं सफाई। तो प्रकृति ने एक मित्र बना के उनको भेज दिया कि जाओ और खा जाओ गंदगी। खाने के बाद क्या होता है? कीड़े कहाँ जाते हैं? वो भी समाप्त हो जाते हैं, वो आसपास में घूमते नहीं रहते। जब तक कूड़ा रहेगा तब तक ही कीड़ा रहेगा। मतलब इसलिए कीड़े कह रहे हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारे शरीर के अंदर बीमारी आई, उनका कारण था कूड़ा, कचरा, जो हमने जमा कर दिया गलत खाते खाते, गलत सोचते सोचते। अब वो कीड़ा आएगा और आपको परेशान भी हो। इन दौरान जब कीड़े खाते हैं वो खाना, उन दौरान आपको परेशानी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक हमारा कूड़ा खत्म नहीं होता। और वो अलविदा भी कह देते हैं, टाटा बाय बाय करके तब जाएंगे जब आपकी सारे कूड़े को खत्म कर देंगे। मतलब कभी भी वायरस को अपना दुश्मन समझना नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसकी वजह से? वायरल इन्फेक्शन लग गया, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो मतलब वो तो हाई करके टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जब जाता है तो होता क्या है एक्चुअल में? बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को जलना शुरू कर देती है, टॉक्सिसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है और कीड़े खाने शुरू कर देते हैं। और कुछ समय के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई बार लगातार लंबे दिनों तक हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। उन दौरान टॉक्सिसिटी खत्म होती है रूट से, और हम उनको बीमारी समझकर सिरिंज लगाते हैं, वो बाटले चढ़ा देते हैं, कुछ काफ़ी सारी प्रक्रियाएं करते हैं और कीड़े को ख़त्म करने की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का गलत प्रयास हम कर रहे हैं एक्चुअल में। तो कितना हमारा साइंस गलत चल रहा है। एलोपैथी साइंस में तो कहूँगा कि कीड़े को मारने में काफ़ी सालों तक पड़ा रहा। अब आपको एक छोटा सा गोपाल शास्त्री जी एग्जाम्पल देते हैं हर अपने लेक्चर में कि घर में दाल रात को बनाई और वो दाल कुछ समय रहते रहते उसमें खटास आ गई, बदबू आने लगी, लंबे समय तक पका हुआ भोजन पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है। कच्चा भोजन खराब नहीं होता, वो दाल ही हमने 6-6 महीने घर में स्टोर करके रखते हैं, जब वो पकती है, पका हुआ बन जाती है, तब वो खराब होना
शुरू हो जाती है। तो पका हुआ भोजन कटोरी में दाल पड़ी है कटोरी के अंदर, अब बदबू होना शुरू हो जाए, कॉकरोच आने लगे, तब हम क्या करते हैं, कॉकरोच का स्प्रे लेके आते हैं और कीड़े को मारते हैं और वो कीड़ा मर जाता है। और हम ये सोचते नहीं कि इनके बदले ये जो गंद पड़ी है कटोरियों में बचा बचा के सारी चीजें हम रखते हैं पके हुए खाने को, अगर वो सफाई कर दे, वो निकाल दे और एकदम साफ सुथरा किचन रखे, इधर उधर कोई बिखरी हुई चीजें पड़ी ना रहें, तो लगभग कीड़े पड़ते नहीं हैं। लेकिन हम वो स्प्रे, हीट का स्प्रे रखते ही हैं, बहनें गोलियां भी रखती हैं कीड़ों को मारने के लिए, हैं। लेकिन जब तक गंदगी जब तक किचन में नहीं रहेगी तो लगभग ये सारी परेशानियां आपको किचन में फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसा ही हमारा शरीर रूपी जो किचन है उसमें अगर गंदगी नहीं फैलाएंगे ना, तो फिर किसी भी प्रकार के स्प्रे, किसी भी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहाँ गंदगी, हम कहते हैं जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, जहाँ सफाई वहाँ ही प्रभु वास करते हैं, जहाँ पवित्रता वहाँ ही प्रभुता। तो शरीर को भी क्यों पवित्र रखना शुरू न करें। पके हुए भोजन से शरीर अपवित्र ही बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पका हुआ भोजन मतलब सड़ा हुआ, मरा हुआ और वेस्ट भोजन। आज मैं भोजन के विषय में थोड़ा स्टडी कर रहा था तो पता चला कि भोजन से 3 प्रकार की चीजें बनती है हमारे शरीर के अंदर। 3 प्रकार के म से शुरू होती है। पहला है मन, मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन से क्या बनता है, मन बनता है। दूसरा मांस, मांसपेशियां, मसल्स, ये सारी चीजें कौन सी चीज बनाती है, भोजन बनाती है। तो दूसरा म। और तीसरा म वो है मल, अंतिम, लास्ट में जो भी कचरा वेस्ट होता है वो मल बना देता है। अब आप डिफरेंस देख लो, आप जो कच्चा भोजन ले रहे हो उनसे 80% मन बनता है, वो 20% में मसल्स और मल बनता है। रेसिड्यू तो कच्चे में भी बचता है, तो मल की सफाई तो करनी ही पड़ेगी कच्चे में भी। अगर जूस पीते रहेंगे तो लंबे समय के बाद आपको मल बनेगा ही नहीं और मल विसर्जन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हमारे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, वो काफी लंबे दिनों तक जूस के ऊपर रहते थे, साधना करते थे, तब उनको ना यूरिन जाना पड़ता ना टॉयलेट जाना पड़ता। तो जरूरी नहीं है कि पेट की सफाई करते ही रहो, लेकिन जब ठोस चीजें डालोगे तो मल बनेगा। इसीलिए रस की तरफ ज्यादा जाना है, जहां रस वहां कस। रस युक्त चीजें खाने की आदत डालो, मल कम से कम बनेगा। और जिसके शरीर में मल कम से कम बनता है उनका मन कैसा बनता है, स्वस्थ रहता है। देखो साइकोलॉजी भी आपको समझ में आ रही है कि मन क्यों बीमार है, क्योंकि मल पड़ा हुआ है, ठोस चीजें ज्यादा खाने की फिराक में रहते हैं। फाइबर भी इसलिए हम कहते हैं कम से कम जाए वो अच्छा है। अगर मानसिक सुदृढ़ रहना है, मानसिक सशक्त रहना है, तो जहां रस वहां कस। रस युक्त चीजें, जैसे गन्ने का रस पीते हैं, ऑरेंज का पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, नारियल का दूध भी निकालो ना तो वो जो वेस्ट बचता है ना उसको फेंक दो। कोई कोई तो वेस्ट का लड्डू बना देते हैं, लड्डू बनते हैं। बोला बहनों को आदत होती है कि कम से कम वेस्ट जाए, हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत तो दूध बचा हुआ होता है, 5-10%, थोड़ा टेस्ट बचा हुआ रहता है, इसलिए हम उनका लड्डू बना देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ शरीर को फाइबर डालो ही नहीं जो मल बने। जितना कम मल बनेगा उतना ही हमारा आईक्यू लेवल और हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो तेज बनेगी। और हमें तेज जाना है, रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो फिर आप ठोस चीजें क्यों डालने का। हाँ, ठोस चीजें डालेंगे ना तो मसल्स ज्यादा बनेंगे, शरीर थोड़ा सुदृढ़ लगेगा, ठीक है, वजन मेंटेन रहेगा। तो ये चीजें हम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हमारे लिए कई बार कंपल्सरी हो जाता है कि भाई थोड़े ठोस दिखने चाहिए। तो ठोस दिखने के लिए आप खजूर, केला, ठोस नारियल
ये चीज़ें खाते रहेंगे, या फिर मेरा अपना जो रूटीन है उसमें मैं रात को जो कंदमूल वगैरह लेता हूँ, थोड़ी ठोस चीज़ें हैं, लेकिन अनाज और दालों से तो ठोस नहीं है, और उसमें रस थोड़ा बहुत तो है, आलू में भी है, गाजर में भी है, बीट रूट में भी रस है, तो कम से कम शरीर में मल बने वैसा प्रयास करता हूँ। और आगे की यात्रा में तो मैं यही सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे करके ये ग्रेड को हमेशा अपग्रेड आप होते रहो, कि आप रस की तरफ ज़्यादा भागो। आप जब एप्पल खाते हैं तो एप्पल में कम रस होता है, आम में कम होता है, जबकि ऑरेंज में रस ज़्यादा होता है, ककड़ी में ज़्यादा रस होता है। तो अगर आपको गुद्देदार फल दिए जाएं और रसदार फल दिए जाएं, तो उसमें भी आपके लिए बेहतर कौन से बनेंगे? रसदार। आपकी पाचन शक्ति को, डाइजेस्टिंग पावर को कम से कम बोझ देंगे। और जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं उनको हम कहते हैं कि शरीर की जीवनी शक्ति को कम से कम बोझ दो, इसीलिए आम रस भी मिले और नारियल पानी भी मिले। तो ज़्यादा बीमार व्यक्ति को कौन सा पसंद करना चाहिए? वेरी गुड, समझदार सभी लोग बैठे हैं। लेकिन कई बार हम एक्शन में नहीं ले आते कि आम का सीजन तो साल में एक ही बार आता है और नारियल पानी 365 दिन मिलता है, तो प्रैक्टिकली कई बार नहीं कर पाते। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लॉजिक ये काम करता है कि जब बीमार हो तब शरीर को खाना मतलब खा ना, छोड़ दो खाने को। कुत्ता, बिल्ली या गाय या भैंस भी बीमार होती है तो जानवर को भी इतना पता है, इतना लॉजिक, इतना साइंस पता है स्वास्थ्य का, कि खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ दो, सफाई को शुरू कर दो, तो इनसे ही हम ज़्यादा ठीक होने वाले हैं। घर जाके, चलो यहाँ तो आप सीखने आए हो, रेसिपियाँ क्या है, इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन इच्छित परिणाम की तरफ थोड़ी गति कम रहे तो ये समझना है कि घर पे जाके यहाँ से जो बातें बताई जाती है वो मेन है, वो बातों को आपको पकड़ना पड़ेगा। लात को पकड़ने की जरूरत नहीं, बात को पकड़ लिया तो लात पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी किसी की। हाँ, तो बातों को जितना भी पकड़ सके उतना पकड़ ले, और बाद में बार बार रिवीजन करके, ये सारा कोर्स आपका 5 दिन का मोबाइल पे भी आ जाएगा, आपकी रिवाइज कर करके बातों को पकड़ के आप स्वास्थ्य की पूर्ण चोटी के ऊपर जा सकते हो। तो इस तरीके से हमें जो भी भोजन ले रहे हैं उस भोजन में हमेशा ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रसयुक्त भोजन की तरफ जाना है। गीता के लगभग 17वें अध्याय में कहा गया है कि सात्विक जनों का भोजन रसयुक्त होता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। सात्विकता को बढ़ाना है। तमस से यात्रा हमारी किस तरफ जा रही है? सतो प्रधान की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें अपने आहार को धीरे धीरे करके लेके जाना है, क्रमिक साधना में आगे बढ़ना है। कई लोग फास्ट भागते हैं और थक भी पहले जाते हैं। जब हम रनिंग रेस में जाते हैं तो रेस में कोई कोई जो रनर होता है ना, वो धीरे धीरे करके स्टार्टअप लेता है और कोई जल्दी से भागता है। लेकिन जल्दी से भागने वाला कई बार जल्दी थक भी जाता है, और धीरे से थोड़ी चाल चलने वाला अंतिम स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो आपको भी भले समझ लो सारा, करो अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे धीरे करके फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, और ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो जाए तो 5th गियर में जाना है और बहुत कुछ मिलेगा। वैसी ही यात्रा हमें एनडीएस के अंदर आगे बढ़ते रहना है। तो भोजन से पहला बना मन, दूसरा मांस मसल्स, और तीसरा बना मल। तो जब आप अल्कलाइन भोजन लेते हो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मन बनता है, कम से कम मल बनता है। अब पके हुए भोजन से आप ही समझ जाएंगे क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मल बनेगा। अरे हमें दिन में कई बार पका हुआ भोजन 3 बार ठोस खाते हैं ना, तो कई बार 3 बार जाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन हम सयाने, समझू और बिजी समाज में हैं, तो फिर हम 3 बार खाते हैं फिर भी 3 बार जाते नहीं है। जो बार खाई तो ते बार
जाई, ऐसा कुछ यूपी में कहावत है, यूपी या उस तरफ। एक बार खाएं तो एक बार जाएं, 2 बार खाएं तो 2 बार जाएं, 3 बार खाएं तो 3 बार। कौन जाता है 3 बार खा के 3 बार? कोई नहीं जाता। तो आगे पीछे का डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? पेट में, शरीर में, सारे सेल्स में। और कहते हैं हम बीमार हैं। 30-35 की उम्र में ही खटिया खड़ी हो जाती है हमारी, क्योंकि जितनी बार खाया, गलत भी खाया होता और गलत 3-3 बार चले गए होते, सफाई कर दी होती तो शायद बीमार नहीं होते। इनका ये बोध लेकर भी नहीं जाना है कि चलो अब 3 बार तो खाएंगे लेकिन 3 बार जाएंगे। बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। विशेष करके 1 बार खाएं वो योगी, 2 बार खाएं भोगी, 3 बार खाएं वो महारोगी। ये श्रेणी है। इसलिए अगर खाने का भी संकल्प है तो 1 से ज्यादा कभी भी संकल्प नहीं लेना है। तो अब हमें ज्यादा मल नहीं बनाना है। पका हुआ भोजन, इसमें भी पका हुआ भोजन ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। 9 बजे माताजी ने भोजन बना लिया, भाई आ रहे हैं 11 बजे, 2 घंटे पड़ा रहेगा भोजन और वो खाएंगे, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगा, चूर्ण ढूंढने जाना पड़ेगा, पेट की सफाई करनी पड़ेगी। ये सिलसिला हर घर की कहानी है। और पहली बात तो रात को 9 बजे खाना ही अपराध है। शरीर बोध ये कहता ही नहीं है कि रात को आप 9 बजे थाली के ऊपर बैठे हैं। जब कोई भी प्राणी, लगभग आप देखेंगे पशु पक्षी, रात का खाना सनसेट के बाद नहीं, हम ज्यादातर नहीं देखते हैं, ऑप्शनल कहीं देख लिया अलग बात है। तो प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार वो रहते हैं। बुद्धि नहीं है इनकी हमारे जैसी, फिर भी प्रकृति के सिद्धांत को उल्लंघन नहीं करते। हमारे पास बुद्धि ज्यादा है लेकिन उल्लंघन भी हम ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा बुद्धि दी थी जिस प्राणी को, वही बेचारा बन गया, वही सबसे बुद्धू साबित हुआ। हाँ? और वही सेमिनार शिविर कर रहा है कि कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है। इस विषय में चर्चाएं कर रहे हैं हम, जबकि पशुओं को ऐसी शिविरें करनी नहीं पड़ रही है। ये मानवता की लाचारी भी है कि इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम 100 साल में जितना खाना खाना था वो 25 साल में खत्म कर देते हैं। 25 साल के दौरान ही 4 गुना खाना खा जाते हैं और कहते हैं अरे कुछ भी नहीं था, और इतनी 28 की आयु में, कल तो बस ड्यूटी पे गए थे, आज अटैक आ गया। देखो कम उम्र में जा रहे हैं लोग। इनका कारण एक ही है, 100 साल का खाना 25 साल में खा लिया। न खाने का खाना हमने खा लिया, तेल घी मसाले सारा क्या है, आर्टरीज ब्लॉक करने का ही पूरा सामान है, लेकिन टेस्टी बनता है इसलिए खाते रहते हैं। और बाजारू चीजें जब से आई तब से तो 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आने के जो भी जो घटनाएं घट रही है वो कुछ और कुछ नहीं है, हमारे खान पान का ही परिवर्तन है। भोजन का बहुत आमूल परिवर्तन हमने कर दिया। और इंस्टेंट, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, सिंगल क्लिक में आपके घर पे 10 मिनट में खाना पहुंच रहा है, वो भी आपके मन पसंद का। कितना इंस्टेंट साइंस हो गया है। मतलब कोई पहले तो बहनें 5-5 दिन सोचती थी कि अगर 5 दिन के बाद हम ये चीजें बनाएंगे तो 5 दिन के बाद वो चीजें बनती थी, स्पेशल चीज कोई बनानी है। आज तो कोई भी, बच्चों को जरा भी राह देखने की जरूरत नहीं है। आजकल माताओं को भी बच्चों के लिए कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ चिंता नहीं है, वो अपने आप ही ऑर्डर कर लेगा। तो ऑर्डर करने में हम मौत का ऑर्डर कर रहे हैं, बीमारियों का ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए आज उल्टा हो गया, बीमार होना आसान हो गया। पैसे देकर हम बीमारी खरीद कर रहे हैं। लेकिन हमेशा स्वास्थ्य प्राप्त करने के ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आपको 12 बजे तक भूखा रहा जाता है तो देखो खर्चा बढ़ा या कम हुआ? घर का पूरा खर्चा कम हो जाता है। 12 बजे तक पूरा परिवार अगर कुछ भी नहीं खा पी रहा है, बड़ी वंडरफुल बात है। बजट महीने का
अपने आप कम हो जाएगा। पत्तियां का जूस पीते रहेंगे चाय के बदले पूरे साल भर, बजट बढ़ेगा या कम होगा? कम ही होने वाला है। चाय का, दूध का बजट भी मैंने हिसाब किया था, जब 4-5 साल हो गए, हमारे दूध का बजट पर डे का 180 200 के आसपास था। 200 रुपए का दूध आता था हमारे परिवार में। जब हम एनडीएस फॉलो करने लगे, दूध टोटली बंद कर दिया, तो मैंने कहा कि 6000 तो बच गए महीने के। साल के कितने बचे? 72,000। ऐसे 5 साल की गिनती की मैंने। साथ में चाय पत्ती और चीनी, बिल्कुल 25,000 की वो गिन लो। मतलब पूरा महीने का जो चाय ही सिर्फ बनाते हैं ना, उनका 1 लाख रुपए का बजट 1 साल का होता है। तो 5 साल में 5 लाख का बजट कम हो गया। और ग्रीन जूस शुरू किया था, तो उसमें तो खास करके हमारे पीछे, घर के पीछे गार्डन था, तो कड़ी पत्ता था, सहजन था, बस एक पालक भी हमने बो दिए थे। तो कोई कोई बार जब ऑफ सीजन में लेना पड़ता था, तो यही बजट पूरे साल का लगभग 1 लाख का बजट 7-8 हजार में कंप्लीट हो गया। चाय का रिप्लेसमेंट हमने ग्रीन जूस से किया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एनडीएस को फॉलो करना बजट से बाहर है, महंगा पड़ता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और फल भी ऐसे खाने चाहिए जो फल हमें क्या देते हैं, सीजनल देते हैं। 50 का 100 का जब मिलता है तब खाओ। 500 का केजी भी आम होता है ऑफ सीजन के अंदर, तो मत लो, उनको खरीदी मत करो। आम से कायाकल्प करने की जरूरत नहीं है। 5 दिवसीय शिविर हम ऑफ सीजन में रखे तो आपकी फीस 20,000 रखनी पड़ेगी, कर पाएंगे? 20,000 फीस रखनी पड़ेगी। तो ऑफ सीजन में कोई भी चीजें खाने की एनडीएस सलाह नहीं देता। टमाटर का जूस भी पीना है तो 10 रुपए किलो जब मिलता है तब पियो, ठीक है ना। 100 रुपए किलो है। मैं कहूंगा कि टमाटर का जूस है ना, कैंसर में बहुत फायदा करता है, खून की सफाई में बहुत फायदा करता है। टमाटर के जितने गुणगान गाए जाए उतना कम है। और आपने मन में बिठा लिया और ऑफ सीजन में जूस बनाना शुरू कर दिया, दिन में 3-3 बार पीना शुरू कर, घर वाले भी परेशान, तो ये पागलपन कैसा है। मतलब ऐसे कोई पागलपन करने की जरूरत नहीं है। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में विशेष चीजों के विशेष महत्व को बताया जाता है, विशेष मात्रा को बताया जाता है। इसलिए लोग चीजों को पकड़ लेते हैं, स्वास्थ्य से जोड़ लेते हैं कि हम ये खाएंगे तो ही अच्छा होगा। चलो भाई, कैंसर हो गया, टमाटर का जूस नहीं मिल रहा है, मूली का जूस भी इतना फायदेमंद है, मूली के पत्ते इतने फायदेमंद है। मैं एक बार मूली खरीदने गया तो मूली के पत्तों को तोड़ देते हैं और मूली कम से कम जगह रोके, इसलिए हमारी बक्से में, थैली में वो जो बेचने वाला है ना, वो सिर्फ मूली मूली डालता है। और मैंने देखा कि उनका पूरा बॉक्स मूली के पत्तों से भरा हुआ है। तो मैंने कहा ये मूली के पत्ते क्या भाव में दिए हैं? बोला ये तो वेस्टेज हैं। मैं तो खुश हो गया। और हमारे यहाँ जो वेलनेस सेंटर पे 15 लोग हैं, उनको मूली के पत्तों का जूस पिला दिया। एंटी कैंसरस हैं ये। प्रोस्टेट के हर एक चीज को समाधान करता है। प्रोस्टेट के संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बहनों को यूरिनरी यूट्रस के रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें फायदा करता है। किडनी लीवर को फिल्टर करता है। और अगर उसकी पेस्ट बनाकर चेहरे पे भी लगा सकते हैं मूली के पत्तों की। मूली नहीं, मामूली मूली का पत्ता भी इतना, लगभग 13 प्रकार के फायदे सिर्फ मूली के पत्तों में है। और वो भाई पड़ा पड़ा पत्तों को सड़ा रहा है और आप मांगे तो मुफ्त में बांट रहा है। तो जब टमाटर का सीजन ना हो तो आप मूली का भी सेवन कर सकते हो। मूली है, ये जो गाजर हैं, बीटरूट हैं, हर चीज में परमात्मा ने कुछ न कुछ, आंवले का जूस है, एंटी कैंसरस है। करेला जो है वो भी आप सप्ताह में 2 बार पीते हैं, एंटी कैंसरस है। लेकिन बहुत कैंसर बढ़ जाने के बाद, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, फिर उसको रिकवर करने के लिए ऐसे ही कुदरती व्यंजन, औषधियां जो हम बाजार में इजीली उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते करते आप ठीक हो सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का दवाइयों के सहारे या कीमोथेरेपी के सहारे जाने की जरूरत
नहीं है। हल्दी पाउडर जिसमें करक्यूमिन होता है, आप सभी को पता है, जो कैंसर को किल करता है, तो उसमें भी अगर आपको ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाती है। हमारे एक भाई जी हैं, वो साउथ में अपने पूरे खेत में हल्दी बोते हैं और 15-20 लोग मेडिटेशन भी करते हैं जमीन को। आज भाई जी ने सुबह क्लास में बताया था कि मिट्टी को योगदान दो, पानी को योगदान दो, तो वो सभी पंच तत्वों को योगदान देके वो हल्दी बनाते हैं। हमारे यहाँ भेजी हमने, हमारे साथ में भी वो पैकेट हम लेके 4-5 आए हैं एक सैंपल के तौर के ऊपर। एक डिटॉक्स पाउडर भी लेके आए हैं, किसी को पर्सनली पेट की सफाई जल्दी से करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो 1-2 चीजें वो आप खरीद भी कर सकते हैं। वो चीजें इतनी पावरफुल कि जैसे ही हाथ में जैसे पकड़ लेते हैं ना, तो उनका ऑरा और वाइब्रेशन इतने मजबूत होते हैं कि हाथ को नीचे लेके जाना सामने वाले को जोर लगता है, और जब खाली हाथ होता है तो सामने वाला जब जोर लगाता है तो हाथ आराम से नीचे चला जाता है। तो हर आध्यात्मिक चीज, योग युक्त बनाई हुई चीज, ऑर्गेनिक चीजों में भी इतना पावर होता है। तो ऐसी चीजों का सेवन भी हमें कैंसर से दूर रखता है। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अगर अपनी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में मूली खाना पसंद करें, आंवला खाना पसंद करें, हल्दी खाना पसंद करें, वो पत्तियों में जलकुंभी नाम की एक पत्ती आती है, वो बढ़िया एंटी कैंसरस है, अनार का सेवन करें, ये चीजें हर रोज दैनिक सेवन करने से आप कैंसर के रिस्क को क्या कर देते हैं, 0, दैट्स ऑल, आएगा ही नहीं। और रात को 8 बजे खाना बंद कर देते हैं, सुबह 11-12 बजे तक भूखा रहने की आदत डाल लेते हैं, चलो न रहा जाए तो 10 बजे तक भी, कम से कम रात को 8 से दूसरे दिन 10 बजे तक 14 घंटा हो गए। 14 घंटा भी भूखे रहते हो तो आप कैंसर को 0 कर देते हो, उनके रिस्क को 0 कर देते हो। तो कितनी सारी प्राकृतिक जीवन शैली जीने के काफी सारे फायदे हैं। ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अपनी जीवन शक्ति, अपनी आदतों को परिवर्तन करना, वो अपने स्वास्थ्य में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को याद करके एक एक आदतों को हमें अपने जीवन में प्लस करते जाना है। ठीक है, तो जितनी भी बातें बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे, तो हमें मन में अंदर से संकल्प आएंगे कि हमें ये चीजें पकड़ के रखनी है, ये अच्छी अच्छी आदतें डालना बहुत अच्छी बात है।